महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संशोधन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना,
पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है।
विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। তিনি জানালেন যে বিকশিত ভারতের সংকল্প নেওয়া হয়েছে এবং এই বাজেট এক নতুন বিশ্বাস তৈরি করবে এবং অধিবেশনে ঐতিহাসিক বিল পেশ হবে। এবং আজ থেকে আপনারা জানেন যে বাজেট অধিবেশন শুরু হবে, রাষ্ট্রপতির ভাষণের মধ্যে দিয়ে বাজেট অধিবেশন পর্ব শুরু হবে। আগামীকাল কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যেটা জানালেন যে উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে এই বাজেট। এই বাজেট এক নতুন বিশ্বাস তৈরি করবে, নারী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে, রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম, এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছেন। দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের সংকল্প, এমনটাই বক্তব্য মোদীর। বিকশিত ভারতের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। এই বাজেট এক নতুন বিশ্বাস তৈরি করবে, নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে এবং এই অধিবেশনেই ঐতিহাসিক বিল পেশ হবে। বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আপনারা জানেন যে আজ থেকেই শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ সংসদে যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিয়ে আজ বাজেট সভার সূচনা করবেন এবং এই বাজেট অধিবেশনেই কিন্তু ওয়াকফ বিল, বিভিন্ন বিল পেশ করা হবে। প্রায় 16টি বিল পেশ হওয়ার কথা রয়েছে এবং আগামীকাল কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এবং আপনারা জানেন যে কেন্দ্রীয় বাজেট আগামীকাল রয়েছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটের আগেই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস তারা সরব হয়েছেন বাজেট নিয়ে। কীর্তি আজাদের বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। Candidate for Prime Minister talked about reducing prices within 100 days. It's over 10,000 days. Say, lakh a day. Every year is 65 days. So, he's been there for such a long time. And nothing has happened. And I don't expect anything big. Sir, parliamentary panel will review media laws in a meeting today. What would you say about that? But another censorship on the media. যে ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি, যার কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু বাজেট অধিবেশন পর্ব শুরু হবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেখানে ভাষণ দেবেন এবং তারপরেই সংসদে বাজেট সভার সূচনা হবে। বিভিন্ন বিল পেশ হওয়ার কথাও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা শুনছিলাম। বিভিন্ন বিল পেশ হবে এই বাজেট অধিবেশনে। এরই পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি জানালেন যে এই বাজেট কিন্তু একটা নতুন করে বিশ্বাস তৈরি করবে এবং দেশের সর্বাঙ্গীন বিকাশের হবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতের বিকশিত ভারতের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। নারী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে, উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে এই বাজেট। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন আগামীকাল কেন্দ্রীয় বাজেট রয়েছে এবং তার আগে আজ বাজেট অধিবেশন পর্ব শুরু হবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মধ্যে দিয়ে। সেক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোনো কি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং আয়করের ঊর্ধ্বসীমায় বা কোনো কিছু বদলাবে কিনা, সেক্ষেত্রে যে প্রশ্ন বারবারই ওঠে যে প্রতি বছরের বাজেটে কি স্বস্তি মিলবে মধ্যবিত্তর?
লোকসভায় কংগ্রেসের চিফ হুইপ কে সুরেশ, তাঁর কি বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। Finance Minister Nirmala Sitharaman ji to table economic survey today in the Parliament. What is your take on it? So we are not aware of that. What is economic survey? What they are going to do in economic survey? So we are not aware of the details of the economic survey. Whenever they place before the house, generally we can details in the economic survey. What is the financial position in this country? Right now we don't know anything. Sir, what is Congress party? What is your stand? Like, what is the expectation of from this budget, sir? So we are not expecting much because the previous budget that repeating this year also. We are not expecting anything for the common people or anything for the farmers or underprivileged people. Yes, sir. What about the why not? So why not package also government of India is taking negative attitude because government of Kerala submitted to detailed report for reallocation. আগামীকাল বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এ নিয়ে টানা 8 বার বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বাজেটে মধ্যবিত্তের কি কোনো সুরাহা হবে, স্বস্তি মিলবে মধ্যবিত্তর, এইটাই কিন্তু বড় প্রশ্ন। এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু বাজেট অধিবেশন পর্ব শুরু হতে চলেছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। এবং তার আগেই সংসদের বাইরে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং এই বাজেট একটা নতুন দিশা দেখাবে এমনটাই আশাবাদী নরেন্দ্র মোদী, এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে এই বাজেট। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী শোনাবো আপনাদের। যে ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। কিছুক্ষণ আগেই সংসদের বাইরে তিনি বক্তব্য রাখেন। তৃতীয় মোদী সরকারের এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই বাজেট এক নতুন বিশ্বাস তৈরি করবে এবং বিকশিত ভারতের সংকল্প নেওয়া হয়েছে, উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করবে এই বাজেট। রিফর্ম, পারফর্ম আর ট্রান্সফার, এটাই আমাদের লক্ষ্য। এবং নারী শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে, এমনই বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এবং সবথেকে বড় প্রশ্ন বারবারই যা ঘোরাফেরা করে যে সাধারণ মানুষ তারা ভাবেন যে তাদের আদৌ এই বাজেটে কোনো স্বস্তি মিলবে কিনা। কারণ যেভাবে আমরা দেখেছি যে মূল্য বৃদ্ধির দাম একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে, চড়া হয়ে গেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের পকেটে কিন্তু একেবারে টান বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি। সেক্ষেত্রে যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে, সেখানে মধ্যবিত্তের কোনো সুরাহা হয় কিনা, মধ্যবিত্তের স্বস্তি মিলবে কিনা এই বাজেটে, সেটা নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকের মনেই একটা বড় প্রশ্ন। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয় কিনা, এবং সেক্ষেত্রে আয়করের ঊর্ধ্বসীমা কি সেটা পাল্টাবে, এরকমও কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে আসে। বাজেট নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন মহলে আশা প্রত্যাশা চড়ছে। সেক্ষেত্রে সিরামিক ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত লোকেরা তারা কি প্রত্যাশা করছেন, তাদের কি আশা, শোনাবো আপনাদের। अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, तो हमारी सरकार से विनती है कि हमको जो नेचुरल गैस सप्लाई हो रहा है उसमें जो 6% वेट लग रहा है उसको जीएसटी में इंक्लूड कर दे, तो हमको 6% का बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरा है 45 दिन वाला MSME वाला, तो उसमें क्या पोजीशन है, हम सब लार्ज और मीडियम कैटेगरी में आते हैं, और हमारा जो सप्लायर है सब लोग मोस्टली उसमें माइक्रो और स्मॉल में कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हमको उसको पेमेंट देना पड़ता है और हमको अपना क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलता है। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि हमको भी मीडियम और लार्ज स्केल को माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में ऐड कर दे,
जो कि हमको पेमेंट अपना क्लाइंट से मिल जाए और हम टाइम पे पेमेंट सप्लायर को दे सकें। तो हमारी केंद्रीय बजट में दो अपेक्षा है, एक तो गैस को जीएसटी में लिया जाए और ये एमएसएमई रूल्स में स्मॉल के साथ मीडियम और लार्ज को भी समावेश किया जाए 45 डेज में, ताकि मीडियम और लार्ज का 45 डेज में पेमेंट आए और सरलता से स्मॉल इंडस्ट्री को पेमेंट। যে ছবি আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি, যে বিভিন্ন মহলে কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যাশা চড়ছে, আশা প্রত্যাশার পারদ চড়ছে বাজেটকে ঘিরে। কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে বাজেট অধিবেশন পর্ব। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আগামীকাল কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের আশা প্রত্যাশা চড়ছে, বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন রকম আশা প্রত্যাশা রয়েছে। বাংলা শিল্প মহলেরই বাকি প্রত্যাশা, এই শিল্প মহলের সঙ্গে যুক্ত লোকজন তারা কি বলছেন? जो हमको टीटीजेड के अंतर्गत जो हमको गैस की सप्लाई हो रही है उसमें तमाम तरह की बंदिशें लगी हैं, सिक्योरिटियल गाइडलाइन भी आ गई। हम लोग 4-4 साल 5 से परेशान हैं, ना हमारी शिफ्टिंग हो पा रही है, ना हमको कोई सुविधा मिल पा रही है। तो हमारा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि कोई इस तरीके का यहाँ के टीटीजेड के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे कि यहाँ के उद्योग सुचारू रूप से चल सके और जितने लेबर को हम लोग काम दे रहे हैं उतना आप आसपास किसी इंडस्ट्री में इतना नहीं है। अपने इस चूड़ी उद्योग के लिए यहाँ जो नेचुरल गैस से ही हम लोग गैस चूड़ी का उत्पादन करते हैं, इसके अलावा अन्य फ्यूल यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं टीटीजेड के कारण। तो इस पर 10% वैट लगकर आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया सभी जगह 5% वैट है। तो केंद्र सरकार से हम यही निवेदन करेंगे, या तो इसको 5% वैट कर दें या इसको जीएसटी के दायरे में ले आएं। इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा सा आना चाहिए, जीएसटी के कहीं कहीं दायरे बहुत ज्यादा है, उनको थोड़ा सा कम लाना चाहिए, जिससे जनरल पब्लिक को बहुत आराम मिले, फायदा मिले। কাশ্মীরের পর্যটন শিল্পের যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের কি প্রত্যাশা এই বাজেট নিয়ে, শোনাবো আপনাদের। The promotion budgets given to the departments that promote tourism are very less. If we have bigger budgets, we can bring in more tourists and we can contribute more to the economy. Also, I mean, we need center-funded projects to improve the tourism infrastructure. Like, अभी आप देखिए winter है, हमारे पास एक ही ski destination है. We can have many more ski destinations here. So we need liberal funding for adventure-related projects here. कि बजट में एक अलग प्रोविजन होना चाहिए टूरिज्म सेक्टर का। खासकर अगर हाउस बोट इंडस्ट्री की बात करेंगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमेशा इसने टूरिज्म का नाम जो कंट्री का है वो जिंदा रखा है। और इस बार हमें उम्मीद है जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कुछ अनाउंसमेंट करने जा रही है, स्पीच देने वाली है, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी होती है। तो इस इंडस्ट्री के लिए खास से कुछ बजट का अलग एलोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है खासकर हाउस बोट्स ये बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन सामने नहीं आता है जो हमारी हेल्प करे और हम अपने काम को आगे बढ़ाए। तो इसलिए हमें ये जरूरी होता है कि इसमें गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल रहता है, हैंड होल्डिंग रहती है, खासकर जब बजट की अनाउंसमेंट। বাজেট নিয়ে কৃষকদের কি প্রত্যাশা, তারা কি বলছেন, শোনাবো। इस वर्ष उम्मीद है यदि सरकार एमएसपी रेट से खरीदेगी तो किसान को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। अभी बाजरा क्या भाव से बाजार में अभी 30 रुपए के जी। एमएसपी लागू होने से कितना फायदा होगा जो बाजरा के किसान है? जरूर सरकार एमएसपी से खरीदेगी तो जरूर फायदा मिलेगा किसान को। उम्मीद तो सरकार से ये एमएसपी में है, बाजरे की रेट अच्छी मिले, ये हमारी सरकार से है अपील है। सरकार से यही उम्मीद है कि एमएसपी लागू करे और किसानों के लिए फायदा होगा, क्योंकि किसान मंडी के अंदर ले जाके बेचते हैं तो उनको आधी पूरी रेट पे माल बिकता है और महंगी रेट पे वापस देते हैं। इसलिए एमएसपी से किसानों का बहुत फायदा होगा। तो कितना बाजरा बोलते हैं आप? अच्छा होती है
बाजरा हम करीबन 50 बीघा। ল্যাভেন্ডার চাষিরা এ প্রসঙ্গে কি বলছেন শোনাবো। अब हमारे जो फार्मर हैं वो इस साल का जो यूनियन बजट है उससे काफ़ी उम्मीदें लेके खड़े हैं कि जो इस बार का यूनियन बजट आएगा तो वो कोई स्पेशल पैकेज लेके आएगा जिससे हमारे साथ और भी किसान जुड़ेंगे और जो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 2 साल से हमारा जो खेती का काम है थोड़ा रुका हुआ है, मतलब अच्छे से नहीं चल पा रहा है। अब हमें उम्मीदें हैं कि यहाँ से आगे कुछ नया हो, हमारी यही उम्मीदें हैं। पिछले 2 सालों से क्या हुआ है नहीं पता चल पा रहा है हमें, हम खुद परेशान हैं। 5-5, 6-6 कनाल में लोगों ने अपनी पनीरी लगाई हुई है इस उम्मीद में कि बिकेगी तो कुछ पैसा आएगा। 2-2 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप ये देख लिए कि अब इस कंडीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि ना हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें मिल पा रहा है और जो हमारी खेती है उसको कोई खरीद भी नहीं रहा है। বাজেটে রেল কর্মচারীদের কি প্রতিক্রিয়া শোনাবো আপনাদের, কি প্রত্যাশা করছেন তারা। যে ছবি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এই বাজেট কি হতে চলেছে, এই বাজেট নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রত্যাশা চড়ছে, সেখানে বাজেট কি স্বস্তি দেবে মধ্যবিত্তকে, আয়করের ঊর্ধ্বসীমায় কি কোথাও পাল্টাবে, সেখানে কি ছাড় দেয়া হবে, রেল কর্মীরা তারা কি প্রত্যাশা করছেন শোনাবো। हम लोग का प्रमोशन फास्ट हो, 4200 तक का प्रमोशन हो, फिर हम लोग का काम बहुत टफ है और हम लोग का एलडीसी भी बंद है, इसको चालू किया जाए ट्रैक मेंटेनर के लिए। रक्षा यंत्र चाहिए, इधर पेट्रोल मैन के लिए बहुत दिक्कत होता है। अच्छा जूता चाहिए, जैकेट चाहिए। हम सरकार से उम्मीद रखना चाहते हैं कि हम लोग का ओपीएस दिया जाए और थोड़ा 2800 तक हम लोग ट्रैक में है तो 2800 तक मतलब ये है, लेकिन हम लोग का 4200 तक प्रमोशन चाहिए। और सर ये मांग हम सरकार से मांग ये करते हैं कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए सर। हम लोग सब डिपार्टमेंट में एक दे के आते हैं साथ साथ, और क्या होता है कि सब भाई बंधु एक साथ भर्ती होते हैं, कुछ लोगों को ट्रैक में दे देते हैं, कुछ को अच्छा पोस्ट मिल जाता है तो वो लोग 4200 से ऊपर जा सकते हैं, 4600 4800 तक मतलब ऊपर चले जाते हैं। किंतु हम लोग का ये समस्या है कि सर इसी में फंसे रह जाते हैं और आगे ऊपर प्रमोशन के चांसेस बहुत कम है। হিংসায় জর্জরিত ছিল এই মণিপুরের মানুষ, তারা কি বলছেন, তারা কি প্রত্যাশা করছেন শোনাবো। टीम लोग के लिए अलग से बजट रखिए और लेकिन वो बजट भी डायरेक्टली हम लोग को मिल जाए, हमारे अकाउंट में बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचने वाला एक बजट रखिए ताकि हम लोग दूसरा नया बिजनेस शुरू कर सकता है कि हमारा सर्वाइव होने के लिए नया कैरियर शुरू करने के लिए हम लोग को एक मौका मिल जाएगा। इसलिए एक यूनियन गवर्नमेंट हमारे लिए अलग सा बजट रखिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मणिपुर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है तो मणिपुर गवर्नमेंट एक प्रपोजल डालिए यूनियन गवर्नमेंट को ताकि हमारा IDPS विक्टिम लोग के लिए अलग से बजट रखने के लिए। यूनियन बजट में जो हम लोग रहने वालों को कुछ पैसा लगा के हम लोग को मदद कीजिए और अपना रहने के लिए पता होने जगह में हम लोग को रहने का जमीन देकर हम लोग को सुविधा में मदद कीजिए। अपना रहने वाला जगह में तो हम लोग जाके रह नहीं सकता है अभी, इतना कहना चाहता हूँ मैं। मेरा ख्याल में सरकार से जितना लिख में रहता है ना इनमें लोग ये सबका बजट है ना अपना अपना अकाउंट में जाना चाहिए और जिसका
घर बनाने के लिए वो लोग का सैंक्शन तो निकल गया बहुत पहले आगे के साल से, लेकिन हम लोग के अकाउंट में घर भी बनाया हम लोग को मालूम नहीं है। घर भी बनाया हम लोग के मालूम नहीं है। उसके बदली में मैं अपना अकाउंट में ना सब घर बनाने वाला सब अकाउंट में डाल देने से ठीक होगा जैसा लगता है। ট্যাক্সি চালক সংগঠনদের কি প্রত্যাশা বাজেট নিয়ে শোনাবো আপনাদের। उम्मीद यही रखते हैं कि हमको टैक्सी रहना चाहिए, रोजी रोटी हमको यही है। जैसे कोई बहुत पुराना है, हम लोग सोच रहे हैं ये पुराना जितना भी टैक्सी है रहना चाहिए। हाँ, जो हम लोग का बाल बच्चा जितना भी है कमा के हम लोग खाएंगे। क्या गाड़ी पुराना नहीं होता है, पार्ट्स जो है हम लोग नया डाल देते हैं। क्या इसमें सरकार से यही उम्मीद करते हैं जो हम लोग का गाड़ी रहना चाहिए टैक्सी पुराना। ओला उबेर आके हम लोग का बाजार खराब कर दिया है, इसमें हम लोग का पोसाता भी नहीं है। हाँ, इसलिए सरकार दूसरा कुछ चीज सोचे। ओला उबेर आने से बाइक सबसे बेसी बाइक भी आने से खराब हो जा गया है। हम लोग जहाँ 100 रुपये मीटर होता है वहाँ 25 रुपया में वो बाइक लेकर चला जाता है। इसको लिए सरकार को रोक लगाना चाहिए। टैक्सी मार खा जा रहा है, ओला उबेर वाला भी मार खा जा रहा है, बाइक तो सब जगह लेकर चल जा।